ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਮੰਦ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए प्रॉफिटेबिलिटी तो फार्मिंग में तभी आएगी जब फार्मर्स जो क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके सारे हिस्से की वैल्यू मिलेगी। अभी क्या है कि जो भी क्रॉप है उसका 1/3 तो फूड पोर्शन है जी। और 2/3 उसका नॉन फूड पोर्शन है और उस 2/3 के अंदर ही मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी लगी हुई है, लेकिन उसका कोई खास वैल्यू नहीं मिल रही है। उसको हम किसान कई बार जला देता है या जलाता रहा है, अब नहीं जला रहा है। अब उसको वो बेच रहा है, लेकिन बेचने में भी उसको जो वो प्राइस मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है। तो क्योंकि मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट बनना चाहिए उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है और वो टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करने के ऊपर कोई खर्च भी नहीं कर रहा है। लेकिन हमारी कंपनी जो कि शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से ही खड़ी हुई है, तो हम अपनी इनकम का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन उसके ऊपर हमने पिछले 10 सालों में खर्च किया है और अब हम वहाँ पे पहुँच गए हैं कि हम इस रेजिडुअल बायोमास जिसमें कि गोबर, पराली, बगास, ट्रैश, रूट जोन, ब्लैक लिकर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स हैं, उनसे एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट की वैल्यू चेन बना सकते हैं। और वो अब जो है आने वाले जो ये साल है, शायद इस साल के अंत तक मतलब जो आने वाला साल है जी। उसके अंत तक हम लोग जो है ना पहला प्लांट चला देंगे जो कि बायोमास से एथेनॉल बना रहा होगा। लगभग 1 किलो बायोमास से 1 लीटर एथेनॉल बना रहा होगा इस रेशियो के। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਐਥਨੋਲ ਇੱਕ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੋਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ प्ले ਕਰਦੇ? देखिए, सरकार तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है। टेक्नोलॉजी तो ग्रो करती है या पैदा होती है इन इंडिविजुअल्स के दिमाग में और कॉर्पोरेट की इन्वायरमेंट में वो नर्चर होके और एक बिजनेस मॉडल के फॉर्म में आ जाती है। सरकार को जो चीज़ अच्छी लगती है उसको और ज़्यादा भी प्रमोट करती है। कभी-कभी उस टेक्नोलॉजी को जल्दी लाने के लिए सरकार सब्सिडीज़ या कोई पॉलिसीज़ ऐसी ले आती है जिसमें कि जो है वो तेज़ी के साथ अनफोल्ड हो जाए टेक्नोलॉजी। देखिए फ्यूचर जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर का जो फ्यूचर है वो तो बैटरीज ही है। जी। एथेनॉल एक सेकंड अल्टरनेटिव है जो कि एविएशन फ्यूल्स का अल्टरनेटिव होगा और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि कार्बन बेस्ड हैं जैसे कि यूरिया है, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं और बहुत किस्म के केमिकल्स हैं जो कि कार्बन बेस्ड हैं, जो कि गैस या पेट्रोलियम या कोल से बनते हैं। तो जो क्रॉप वेस्ट है उसका फ्यूचर फ्यूल नहीं है, उसका है ग्रीन केमिकल्स एंड सम टाइप ऑफ फ्यूल्स, जैसे कि हाई टेम्परेचर के फ्यूल्स है, कहीं टाइल्स बन रहे हैं, कहीं सीमेंट बन रहा है, कहीं पे कोई ग्लास बनना है। यहाँ पे जो है आपको हाई टेम्परेचर की गैसेस चाहिए, वहाँ पे आपको जो क्रॉप बेस्ड जो कार्बन है उसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होंगे। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਸ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? जिस तरीके से फार्मर अकेला अपनी खेत में केवल एक गन्ने की फसल पैदा करता है
और उसको जो पैसे मिलते हैं वो करेंटली जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें शुगर की ही इनकम से ही पैसे मिलते हैं किसान को। जो बैलेंस जो क्रॉप रेजिड्यूज हैं उसका वहाँ पे भी कोई खास यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसी की वजह से जो नुकसान हो रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की ही नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइवेट सेक्टर के पास भी कोई खास मार्जिन नहीं है। इसी की वजह से फार्मर्स की लिमिट आ जाती है इनकम की और गन्ने का प्राइस की लिमिटेशन आ जाती है क्योंकि आप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे हो। तो हमारा यही कोशिश है कि हम गन्ने की प्रोसेसिंग में बर्निंग पूरी तरीके से बंद कर दें और जो ये सेव्ड बायोमास है जो जिसमें कि खेत का पड़ा हुआ बायोमास भी है उसको मिला के हम प्रोडक्ट्स लाइक एविएशन टरबाइन फ्यूल्स, प्लास्टिक्स और भी बहुत किस्म के प्रोडक्ट हम कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स बनाएं यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन जो कि सोलर से बनेगी। और इन दोनों को मिला के जो क्रॉप का कार्बन है और सोलर की ग्रीन हाइड्रोजन है इसको मिला के मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो कि इंडिया अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में लगभग 500 से 600 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट होता है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि इंडिया में एनर्जी के प्राइसेस महंगे होने की वजह से हमें बाहर से लाना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारा फर्टिलाइज़र है, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं और ऐसे भी कई सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यहाँ नहीं बनते बिकॉज़ एनर्जी प्राइसेस हमारे बहुत ज़्यादा हैं। जब हमारा अपना ही क्रॉप बेस्ड कार्बन और ग्रीन हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाएगी सस्ते दाम में, जो कि है अवेलेबल, जी। तो फार्मर्स के पास बिजली भी पैदा करने के ऑप्शंस आएँगे, यानी अपने खेतों में सोलर पैनल्स लगा के वो बिजली भी बेच सकेंगे और अपने क्रॉप के रेज़िड्यू को भी लगभग-लगभग उसी इनकम के लेवल पे ले आएँगे, जितना कि उनकी मेन जो ग्रेन की इनकम है, उतना ही रेज़िड्यू की भी इनकम हो जाएगी। तो इनकम अपने आप ही डबल हो गई और प्रॉफिटेबिलिटी कई गुना बढ़ गई। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੀ ਫਸਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 30-35% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਐਡ ਔਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? देखिए, सबसे पहले तो ये रोड मैप के बारे में सरकार को भी पता चलना शुरू हो गया है और ये लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। जी। तो इसलिए एक तो हमारे जो इंडिया में जनरली ये होता है कि कोई इंडियन कंपनी जब कुछ हमारे देश की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचती है, तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि शायद हम में काबिलियत ही नहीं है जी। कि हम कोई बड़ी चीज़ या टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कोई भी इनोवेशन कर सकते हैं। ये सोचने में भी हमको डर लगता है क्योंकि कुछ हुआ नहीं पिछले 1000 सालों से। 1000 साल पहले उससे पुराने वक़्त को देखें तो टेक्नोलॉजी में इंडियन सबकॉन्टिनेंट ही दुनिया का लीडर था। जी। हम लोग चाइना से भी आगे थे, हम यूरोप से भी आगे थे, हम सारी दुनिया से आगे थे। लेकिन अब हमें वापस धीरे-धीरे करके वहीं पहुँचना है, जिससे कि हम जो है ये जो प्रॉब्लम है, ये बड़ी यूनिक सी प्रॉब्लम है इंडिया में क्योंकि राउंड द ईयर सनशाइन है, राउंड द ईयर बायोमास अवेलेबल है, बहुत बड़ी शॉर्टेज है हमारे पास कार्बन की, जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी है। बहुत सारा फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट करते हैं। जब हम जो क्रॉप बेस्ड कार्बन को प्रोसेस करते हैं, तो रेज़िड्यू में हमें फर्टिलाइज़र भी मिलता है, जिसको कि हम वापस खेत तक पहुँचा सकते जी। हैं। तो ये बहुत यूनिक सी सिचुएशन है इंडिया के साथ ही और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा फूड का भी मार्केट है, बहुत बड़ा एनर्जी का भी मार्केट है। तो वी आर इन अ गुड पोज़ीशन। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखिए जिस तरफ से दुनिया चल रही है, बिजली सोलर से बन रही है, तो थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे। दिन और रात के स्टोरेज के लिए ईवीज़ हैं, घर की बैटरीज़ हैं और बड़े-बड़े बैटरी बैंक्स आ रहे हैं, तो थर्मल पावर प्लांट बंद होंगे ये तो निश्चित ही है। दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं तो सारे के सारी एमिशंस वहाँ से ख़त्म होने जा रहे हैं। तीसरा हमारी क्रॉप की वैल्यू जो बर्न हो रहा था, उसकी वैल्यू हमें मिलने जा रही है टू प्रोड्यूस प्लास्टिक, केमिकल्स, फ्यूल्स, तो वहाँ भी बर्निंग ख़त्म होने जा रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जब बर्निंग ही ख़त्म हो जाएगी,
तो एमिशंस खत्म होंगे तो एनवायरनमेंट तो अच्छा होगा ही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि एक हम यू टर्न ले चुके हैं। जी। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इंडिया ने यू टर्न ले लिया है, चाइना ने भी यू टर्न ले लिया है। अब इसके रिजल्ट आने में 5 से 10 साल लगेंगे और आप 10 साल बाद देखोगे कि आपको चंडीगढ़ से आपको हिमाचल के पहाड़ दिखना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे लगता है कि 10 एक साल और लगेंगे, हमें दिखेंगे दोबारा। ਸੋ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ এনवायरमेंट ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਯੁਵਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਪਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ फ्यूचर देख सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि गुड़ हो या चीनी हो, जी। वो बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ होती है। केवल गुड़ सिर्फ़ 120 दिन बनता है, उसी टाइम आप बेचेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं मिलती। जी। तो अगर हम गन्ने के जो प्रोसेसिंग के प्लांट लगाएँ और उनको उनके जो गन्ने के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जूस का जो आधा है और दूसरा हिस्सा बगास जो दूसरा आधा है। दोनों से बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, बगास से बन सकती हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसी तरीके से हम सिरप से गज्जक और बहुत सारे जो कन्फेक्शनरीज़ हैं, वो हम बना सकते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है अपनी-अपनी जगह पे राउंड द ईयर बनाने वाले हैं। तो हमको ऐसा सेटअप बनाना चाहिए जिससे कि हम जैगरी को से कुछ प्रोडक्ट बनाएँ राउंड द ईयर और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। तो इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे जो है डिशेज़ हैं जो कि जैगरी बेस्ड है और उसके ऊपर हमको फ़ोकस करें तो पंजाब में 50-60 डिशेज़ के प्लांट लग सकते हैं यहीं के गन्ने से। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਰਨਾ। ਚੂੰਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ फार्मिंग इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਉਹ ग्रो कर सके? देखिए, हमें फार्मिंग को और ऑटोमेट करना पड़ेगा और ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा। जो हमारी फार्मिंग के लिए जो वर्कर्स बाहर से आते हैं, उनका ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा, ज़्यादा सम्मान देना पड़ेगा उनको और जब तक कि हमारी अपनी फार्मिंग प्रॉफ़िटेबल नहीं होगी, हमसे वो सब कुछ होगा नहीं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फार्म प्रोडक्ट्स जो है उनकी प्रोसेसिंग भी गाँव में ही करें और उन लोगों को इन्वॉल्व करें और उनको परमानेंटली अडॉप्ट करें, उनको माइग्रेटरी नेचर से निकाल के उनको परमानेंट रेज़िडेंट बनाएँ। बहुत सारे लोग पंजाबी चले गए पंजाब छोड़ के, तो कुछ लोगों को पंजाबी वापस बनाना भी पड़ेगा हमें। ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਔਰ बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ सब बना सके? देखिए, हमने इसको थोड़ा छोटा करने की तो कोशिश करी है। जी। जनरली एक शुगर फैक्ट्री का साइज़ 5,000 टन गन्ना पर डे से लेके और 25,000 टन तक गन्ना प्रोसेस करने के प्लांट लगे हैं। हम लोग लार्जली हमारी कंपनी उसी तरीके के प्लांट्स पे चलती है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमने तैयार किया है जिसमें 500 टन का प्लांट जो कि फार्मर्स के ग्रुप ऑफ फार्मर्स चला सकते हैं। यानी कि जिसमें आप गन्ना आप देखें तो 2 लाख टन तक साल में गन्ना क्रश हो सकता है, जी। अगर वो सारे साल चले प्लांट तो। तो पंजाब में क्योंकि साल में सिर्फ 180 दिन 200 दिन ही प्लांट चल सकता है, तो लगभग 1 लाख टन गन्ना पर ईयर क्रश करने वाला जैगरी प्लांट और साथ में बगास ब्रिकेट प्लांट वो हम बनाते हैं और वो फार्मर्स के मतलब 4-6 गांव के फार्मर्स मतलब एक ग्रुप ऑफ फार्म विलेज उस प्लांट को लगा सकता है और वो जो है फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे लार्ज फैक्ट्रीज के लिए। अगर आसपास कोई फैक्ट्री बड़ी है भी नहीं तो अपना गन्ना खुद ही प्रोसेस कर सकते हैं और उसमें आसानी से जो है ना पर टन ऑफ केन आसानी से 6,000 रुपये तक का प्रोडक्ट बन जाता है।
तो फार्मर की जो ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਜੀ। तो ऐसे 4 प्लांट लग चुके हैं, जी। 2 प्लांट और लग रहे हैं। एक प्लांट यूपी में है, एक प्लांट आसाम में है, जी। एक महाराष्ट्र में है और एक कर्नाटका में है। जी। अब 2 और प्लांट नॉर्थ कर्नाटका और तमिलनाडु में आने जा रहे हैं, जहाँ पे कि लगभग जो है 500 टन गन्ना पर डे प्रोसेस होगा। और ये टेक्नोलॉजी जो है अब मैच्योर होने शुरू हो गई है, और हमने इसमें यूनिकनेस ये है कि ये सोलर पावर्ड है या ग्रिड पावर्ड है, और बगास जलती नहीं है, सारी बगास बच जाती है और गुड़ बन जाता है। चाहे तो चीनी और मोलेसिस भी बना सकते हैं, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन छोटे प्लांट को अलाउड नहीं है कि आप चीनी बनाना है। चीनी बनाने को अभी लार्जली बड़ी फैक्ट्रीज के लिए रिजर्व रखा गया है। ਜੀ। ਸਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पंजाब की समस्या है और इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन में पानी जो है ना ख़त्म होने का मतलब है कि परमानेंटली डेजर्ट बन जाना। जी। और ज़मीन हमें हर इलाके में जो क्रॉप का सिलेक्शन है वो इस हिसाब से करना चाहिए जिससे कि वाटर टेबल मेंटेन रहे और बल्कि ऊपर आए। जी। और हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मैकेनिज़म्स इतने अच्छे डालने चाहिए कि ये पानी जो है बरसात के मौसम में बह बह के पंजाब से बाहर ना चला जाए, पंजाब की वाटर टेबल को रिप्लेनिश करने में इस्तेमाल हो। और जो फार्मर्स भी हैं उनको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो ये है क्रॉप सिलेक्शन और हार्वेस्टिंग, दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना हम वाटर टेबल को वापस ठीक कर सकते हैं। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟ ਅਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? देखिए, बड़े आसानी के साथ किसी भी फैक्ट्री को जेडल्डी किया जा सकता है। फैक्ट्री से निकलने वाला जो पानी है उसमें जो पॉल्यूटेंट हैं वो भी वैल्यू वाले प्रोडक्ट हैं, केमिकल्स हैं, कार्बन है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू है, और पानी भी मुफ्त का नहीं है। जी। तो अगर अब तो धीरे-धीरे करके पानी की कीमत तय हो चुकी है कि कोई भी फैक्ट्री ज़्यादा पानी कंज़्यूम करती है, तो उसको बहुत पैसे देने पड़ते हैं वाटर अथॉरिटीज़ को। तो अब रिसाइकिल अगर हम वाटर करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस करके, जो कि हमारी कंपनी लार्जली इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व्ड है। हम छोटे से बड़े सब प्लांट लगाते हैं, जिससे कि फैक्ट्री अपना जो डिस्चार्ज वाटर है, उसको डिस्टिल करके वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ को करने से प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, घटती नहीं है। और ये सभी इंडस्ट्री को अब धीरे-धीरे करके अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने शहर की या अपने गाँव की जो नदी है, चाहे छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो, उसको वापस वो 100 साल पुरानी नदी में कन्वर्ट कन्वर्ट करना है, ताकि जिसके किनारे हम बैठ सकें, जिसके किनारे बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट हो। आज तो वो जो है एक नदी नहीं, वो एक नाला बन चुकी है। जी। और वो जो है सबसे जो है ना ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे कि अक्सर हम जाना भी पसंद नहीं करते। ये होगा तब जबकि हर गाँव, हर शहर की छोटी से छोटी फैक्ट्री और जो शहर का भी गंदा पानी है, वो नदी नाले में ना जाए, बल्कि साफ होके वापस रिसाइकिल होके या तो ज़मीन में रिचार्ज करे, या फिर वो पानी वापस उस इंडस्ट्री को चला जाए जहाँ से वो आया है। ਯੁਵਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ? फिर मेरा तो ये मानना है कि जो खेती है वो अकेले नहीं हो सकती। हमारे युवाओं को देखना चाहिए कि उन्हें वापस गाँव की तरफ जाना चाहिए। मैं अक्सर गाँव में जब मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे युवा नहीं दिखाई देते, मुझे वहाँ पे सब बुजुर्ग दिखाई देते हैं, वही खेती करते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सारे खेतों का साइज़ छोटा हो चुका है, वो किसान बने वापस, और बहुत सारे खेतों को इकट्ठा करके स्पेशलाइज़ खेती करें और प्रोसेसिंग को भी साथ में जोड़ें अपनी।
और फिर उनको लगेगा कि ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और दे विल बी वेरी हैप्पी टू ਇਨਵੋਲਵ ਐਂਡ ਏਮਪਲੋਇਡ ਇਨ ਦਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਗਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕ ਵਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।